जहां लखनऊ कोर्ट परिसर में गैंगस्टर सुनील माहेश्वरी जीवा की हत्या किए जाने के बाद गुरुवार को शामली के गांव आदमपुर में उसका शव लाया गया। वहीं दोपहर में अंतिम संस्कार किया गया। दोपहर 3 बजे जीवा का शव उसके पैतृक गांव आदमपुर पहुंचा। पैतृक आवास पर शव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शव यात्रा निकाली गई। फिर संजीव के शव को उसके पैतृक खेत में लेकर पहुंचे, जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया। संजीव जीवा के बेटे तुषार ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के समय पुलिस के अलावा भारी संख्या में पीएसी बल की तैनाती की गई थी। उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि अंतिम संस्कार में संजीव की पत्नी पायल भी सम्मिलित हो सकती है, लेकिन वो नहीं पहुंची। पुलिस कस्टडी में हुए हत्याकांड में गोली मारने वाले विजय यादव को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन शूटर की हिस्ट्री को देखते हुए कहानी और गहरी होने का इशारा मिल रहा है। शक की सुई सबसे पहले गैंगस्टर सुनील राठी पर आकर रुकी है। हरिद्वार जेल में बंद सुनील राठी से पुलिस पूछताछ भी करने वाली है। इसके साथ ही पुलिस सुनील राठी के गुर्गों की कुंडली भी खंगाल रही है। इसके पीछे वजह है कि शूटर कोर्ट में अकेला नहीं था। शूटर विजय यादव के साथ उसके साथी भी मौजूद थे। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक अगर शूटर अपने प्लान में फेल हो जाता तो जीवा की हत्या के लिए प्लान बी भी तैयार था। लखनऊ में जब गैंगस्टर संजीव जीवा की कोर्ट में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या हुई, उस समय कुछ और लोग घटनास्थल पर घायल हो गए। हाथ में चॉकलेट और चेहरे पर मुस्कान लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ कोर्ट में फायरिंग में घायल बच्ची से मुलाकात की। दरअसल गोलियों की तड़तड़ाहट जब कोर्ट परिसर में सुनाई दी, तब बच्ची की मां ने मासूम बच्ची को तुरंत अपनी गोद में उठाकर खड़ी होकर भागना चाहा। इसी दौरान बच्ची को एक बुलेट लग गई। गोली पहले बच्चे की मां नीलम की उंगलियों पर टकराकर उसे चीरती हुई, फिर जाकर बच्ची को लगी। इसके बाद पुलिस और वकीलों की मदद से बच्ची और उसकी मां को बलरामपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राइमरी ट्रीटमेंट करके केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर ट्रांसफर कर दिया। इस फायरिंग में 2 साल की इस बच्ची के अलावा पुलिस के 2 जवान कमलेश और लाल मोहम्मद भी घायल हो गए। दोनों के पैर में गोली लगी थी। सीएम ने उनसे भी मुलाकात की। संजीव जीवा का नाम भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से भी जुड़ा था। दावा किया जाता है कि उस दौर में जीवा ने AK-47 से कार के बोनट पर चढ़कर गोलियां बरसाई थी। जीवा शूटआउट के बाद कृष्णानंद राय के परिवार का कहना है कि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। जितनी भी धमकी देना या कोयले में काम करना या और भी कई जगहों पर वो मुख्तार अंसारी जीवा का इस्तेमाल करता था। जीवा खुद में तो अपराधी था ही, लेकिन वो काम मुख्तार अंसारी के लिए करता था। गैंगस्टर संजीव जीवा की सरेआम हत्या के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। लखनऊ कोर्ट परिसर में संजीव जीवा हत्याकांड के बाद सूबे की सियासी तपिश बढ़ गई है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। शूटआउट में घायल हुए लोगों से मुलाकात करने के बाद सपा विधायक ने सरकार पर प्रहार किए। इससे स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में गुंडा माफिया और जंगल राज कायम हो गया है। इस हत्याकांड पर अखिलेश यादव ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। भाजपा ने भी विपक्ष के सवालों का जवाब दिया है और अखिलेश यादव पर इशारों ही इशारों में बड़ा हमला बोला है। कुल मिलाकर अखिलेश जी आज उनके सामने अपने आप को बौना महसूस कर रहे हैं। तो हो क्या ये भी एक प्रश्न तो हो ही सकता है, क्या ऐसा तो नहीं कि अखिलेश जी उनकी छवि खराब कराना चाहते हैं, तो इसलिए इस तरीके की घटना घटी। पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा है और प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। एक तरह से जब राजधानी के हालात हैं प्रदेश की, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है प्रदेश के हालात क्या होंगे। केंद्रीय मंत्री बनवारी लाल वर्मा ने लखनऊ की घटना की निंदा करते हुए अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। देखिए, मैं कह सकता हूं कि वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, अलग विषय है, लेकिन जब उस अपराधी का इतिहास आप उठाकर देखेंगे तो उसने इस प्रकार की दुश्मनी अगर पाली होंगी। अतीक अशरफ हत्याकांड और अब कोर्ट रूम में जीवा को गोलियां मारे जाने के बाद यूपी पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लखनऊ कोर्ट शूटआउट के बाद सीएम योगी ने एसआईटी गठित करने के साथ ही प्रदेश की सभी अदालतों की सुरक्षा बढ़ाए जाने के आदेश दिए। बुधवार को दिन दहाड़े कोर्ट परिसर के अंदर गोली मारकर हत्या करने के बाद प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में धारा 144 भी लागू की गई है। इसी के साथ प्रदेश की सभी अदालतों की सुरक्षा बढ़ाए जाने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद प्रदेश की अदालतों में अब सुरक्षा बंदोबस्त जांचे जा रहे हैं। हम इस समय लखनऊ कोर्ट के बाहर खड़े हैं, जहां आप देख रहे हैं कि सारे दरवाजे यानी 8 दरवाजे हैं लखनऊ की कैसरबाग स्थित जिला कोर्ट की, और 8 दरवाजों पर पुलिसकर्मी के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात की गई हैं। सीसीटीवी कैमरे जो कोर्ट के भीतर लगे हुए हैं, परिसर के भीतर लगे हुए हैं, उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। लखनऊ में भी हालात बदले हुए हैं।
कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या किए जाने पर कानपुर के वकील खासे नाराज है। कानपुर बार एसोसिएशन का एक समूह पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड से मिलने पहुंचा और सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की। हम पुलिस कमिश्नर महोदय को दिया है कि न्यायालय परिसर की समुचित सुरक्षा व्यवस्था कराई जाए, अवांछनीय तत्वों की जांच कराई जाए। लखनऊ में हुए हत्याकांड के बाद वकीलों ने आक्रोशित होकर प्रदर्शन किया। इसके बाद गुरुवार की दोपहर 12 बजे सेंट्रल बार एसोसिएशन में आपात बैठक हुई, जहां सेंट्रल बार एसोसिएशन ने 12 जून तक हड़ताल पर रहने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर डीजी प्रशांत कुमार ने बुधवार को निर्देश जारी करते हुए सभी जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को निर्देश दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से कोर्ट की सुरक्षा को बढ़ाया जाए। यादव समाज को लेकर के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है और इस बयान ने सियासत में तपिश बढ़ा दी है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने सपा का वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिम और यादव समाज को लेकर बड़ा हमला किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा मुस्लिम और यादव समाज के मतदाताओं को बंधुआ समझती है। अखिलेश यादव जी दो वोटों को अपना बंधुआ वोट समझते हैं। एक वो यादवों का वोट वोटरों को वो समझते हैं उनका बंधा वोट है और दूसरा मुसलमानों का वोट को वो समझते हैं उनकी मजबूरी का वोट है। केशव प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, सपा की जातिवादी सियासत पर केशव प्रसाद मौर्य ने चुभने वाला वार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यादव समाज जितना जातिवादी होता है उससे कहीं ज्यादा राष्ट्रवादी होता है। इसलिए अखिलेश यादव जी आप यादवों के वोट की बात करते हो, यादव जितना जातिवादी होता है उतना ही राष्ट्रवादी भी होता है। केशव प्रसाद मौर्य का संदेश और संकेत सीधा और साफ है कि भाजपा ने सपा के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर सपा ने तीखा पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जाति और धर्म में जनता को उलझा करके चुनाव में फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। जाहिर है कि यादव समाज के बहाने केशव प्रसाद मौर्य ने सियासत का नया चैप्टर खोल दिया है। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है, जिसमें विपक्ष के 15 दलों के नेता शामिल होंगे। विपक्ष की बैठक को लेकर सियासी हलचल भी बढ़ गई है। दरअसल महागठबंधन की कवायद के बीच 23 जून को नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्ष की बैठक होने जा रही है। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट के जरिए पुष्टि की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी 23 जून को पटना में विपक्षी नेताओं की संयुक्त बैठक में शामिल होंगे। हम मानते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के उद्देश्य के प्रति हमारी एकता और प्रतिबद्धता समय की मांग है और हम आज सत्ता में विभाजनकारी ताकतों को हराने में सफल होंगे। अखिलेश यादव समेत कई नेता पहले ही बैठक में शामिल होने की हामी भर चुके हैं, जिस पर राजनीति तेज है। एक अहम बैठक पटना में होने जा रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट जो है सामने आएगा। ये विपक्ष की इस प्रकार की बैठकें ये कोई नई बात नहीं है। जिनकी विचारधारा मेल नहीं खाती है, इसके बाद में भी इनका अभियान रहता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी को रोकने का। वहीं भाजपा के तंज से इतर एक तस्वीर ये भी है कि मीटिंग के लिए 15 दलों को आमंत्रण भेजा गया है। कांग्रेस, आप, टीएमसी, सपा, एनसीपी, रालोद को आमंत्रित किया गया है। यूपी में बहुजन समाज पार्टी को आमंत्रण नहीं दिया गया है। दावा है कि 23 जून को 450 लोकसभा सीट पर प्रभाव रखने वाले दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। जो दल एक मत हैं और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की इच्छा और इरादा रखते हैं, उन्हीं सभी दलों को पहले राउंड में हमने बुलाया है और ये लगभग 450 के करीब लोकसभा सीटों के नेता मुख्यमंत्री हैं या पार्टियों के अध्यक्ष हैं। माना जा रहा है कि 23 जून को बैठक में गठबंधन की फाइनल तस्वीर पर फैसला हो सकता है। देखिए, 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक से पहले कांग्रेस ने सपा को बड़ा झटका दिया है। यूपी में सपा के दो नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे सीपी राय ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। सीपी राय सपा सरकार में 2 बार दर्जा प्राप्त मंत्री रहे हैं। इसके अलावा आगरा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए पूर्व विधायक राकेश राठौर ने भी झटका दिया है। राकेश राठौर भी कांग्रेस में शामिल हो गए। सीपी राय और राकेश राठौर को कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया भी इस दौरान मौजूद रहे। देखिए, सपा बसपा में गिरावट है और तो कोई विकल्प नहीं, लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। जहाँ तक डॉक्टर सीपी राय को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, समाजवादी पार्टी को इन्होंने बहुत यत्न के साथ मुलायम सिंह जी के साथ मिलकर चलाया था, तो उनका जाना तो मैं मानता हूँ निसंदेह सपा के लिए एक
क्षति हो। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक राकेश राठौड़ निकाय चुनाव में पत्नी को टिकट न मिलने से सपा से नाराज थे। निकाय चुनाव में राकेश राठौड़ ने सपा से बगावत कर पत्नी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़वाया। माना जा रहा है कि राकेश राठौड़ अब सीतापुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यूपी की सियासत में अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस की 2024 वाली योजना ने भाजपा ने टेंशन बढ़ा दी। दरअसल कांग्रेस पर्दाफाश अभियान शुरू करने जा रही है। अभियान के जरिए कांग्रेस की योजना भाजपा सरकार की नीतियों के पोल खोलने की है। कांग्रेस एलपीजी की दरों में बढ़ोतरी, पूंजीपतियों को छूट के मुद्दे पर भाजपा को घेरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस जल्द ही जिला और शहर कमेटियों को जिम्मेदारी सौंप सकती है। योजना के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर अपनी बात रखेंगे। इस बीच कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस नेता नकुल दुबे ने चुभने वाला हमला बोला है। के लिए इस तरह करते हैं, उनको गुंडों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारी मात्रा में गुंडों को तो उन्होंने पहले ही विधान परिषद में बनाकर अपने गला है, इसलिए उनको गुंडों पर कोई भाषण देना शोभा नहीं देता। इधर महासंपर्क अभियान के जरिए भाजपा जिस रास्ते पर निकल चली है वो कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी करने वाली है। दरअसल महासंपर्क अभियान के तहत भाजपा बुजुर्ग नेताओं की भी जिम्मेदारी तय कर रही है। लंबे वक्त से राजनीति से दूर नेताओं को सक्रिय किया जा रहा है। कानपुर में प्रेमलता कटियार, कैप्टन जगतवीर सिंह, द्रोण समेत कई नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम भाजपा हैं, कोई व्यक्ति नहीं है। अब हमारे सामने एक चुनौती और है कि हम कार्यकर्ताओं की अपेक्षा पर भी खड़े उतरें। मुझे लगता है कि उम्र के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी बढ़ी। भाजपा की इस रणनीति ने कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।